फ्रेंड्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को ये कहते सुना होगा कि देखो, अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये बात बिल्कुल सही है। इसी नोट पे मैं भूमिका इंदौरी आज आपके सामने लेके आई हूँ 2021 का CLAT PG question paper. Now, in this video, what I'm going to discuss is I will be dealing Constitution of India की जितने भी questions आए थे CLAT PG 2021 में. Now, it's not possible for me to cover all the questions in detail in one video. So what I'll be doing is I'll make multiple parts of this video. Now, आप सबको पता है कि जो क्लैट पीजी एग्जाम है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होते हैं एक पैराग्राफ पे, जिस पैराग्राफ को हम एक्सर्प्ट बोलते हैं। नाउ ये जो पैराग्राफ होता है ये जनरली किसी जजमेंट से लिया जाता है, राइट। यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जजमेंट से है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करता है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ और भी चीजों की बात की गई है, जैसे कि कैसे विमेन को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है। अब इस पैराग्राफ को मैं इस वीडियो में रीड नहीं करूंगी। अगर आपने रीड नहीं किया है तो एक बार इसको यहाँ पॉज करके रीड कर ले। हम आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन सवालों को सॉल्व करने से आपको क्या क्या मदद मिलने वाली है आपके आने वाले क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आप पैटर्न समझ लेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि क्या पैटर्न होता है एग्जाम का। आप ये भी समझ जाएंगे जो जनरल हर स्टूडेंट एस्पिरेंट का डाउट होता है कि हमें कौन से ईयर 2022 के लिए कौन से ईयर्स तक के जजमेंट्स कवर करने हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड एलिमिनेशन मेथड, कि कैसे हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आंसर तक पहुंचना है। एट द सेम टाइम देयर हाई नंबर ऑफ चांसेस कि जो ये ऑप्शंस है ना, इनमें से कोई ऑप्शन या कोई एक्सर्ट आपको आने वाले क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में मिल जाए। तो आपको समझ आया कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं और ये कहता है which of the following judgments relating to equality of opportunity for women seeking permanent commissions in Indian Army is the excerpt taken from। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो एक्सर्प्ट है वो ऐसे कौन से इन चारों जजमेंट में से लिया गया है जो कि बात करता है विमेन सीकिंग परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी, राइट। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली। सुप्रीम कोर्ट ने विमेन को परमानेंट कमीशन दी इंडियन आर्मी में, ठीक है। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि हम सिर्फ आपको आंसर नहीं बताएंगे, जो बाकी ऑप्शंस हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको जो ऑप्शंस हैं उनमें से आगे हेल्प हो पाए। तो पहला जो ऑप्शन है वो है नवल किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का ये जजमेंट है। अब इस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। यहाँ पे जो कंटेंशन था वो था डिसेबिलिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 2I से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 2I है इसमें इंजरी एंड डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो हार्ट इंजरी होती है, ठीक है, जो हार्ट एलिमेंट होती हैं, क्या वो कवर होंगी इंजरी एंड डिसेबिलिटी में, जो कि डिफाइन है 2I ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त, इस कंटेंशन, इस इशू को डिसाइड करते वक्त ये कहा कि देखो, अगर लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन होता कि हार्ट एलिमेंट को वो इंक्लूड करें तो वो ऐसे शब्दों को वहां पे लिख देते। क्योंकि वहां पे ये चीजें नहीं लिखी गई हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं था कि हार्ट एलिमेंट्स डिसेबिलिटी या इंजरी की डेफिनेशन में फॉल करें, राइट। नाउ नेक्स्ट केस देख लेते हैं। ये बात करता है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी बेल ग्रांट होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल जो कंडीशंस इंपोज होती हैं वो कंडीशंस या तो स्टैट्यूटरी कंडीशन हो, ठीक है, कंडीशन जो स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है, या ऐसी कोई कंडीशन जो जिनको एज अ गाइडलाइंस किसी जजमेंट में कोर्ट्स ने दे रखा हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में हो। इन दोनों के अलावा कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती है व्हाइल ग्रांटिंग बेल, राइट। नाउ एक और केस लो यहाँ पे हम देखते हैं। केस का नाम है दीपिका जगतराम सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। अब इस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था? इस जजमेंट में ये था कि जो भी कंटेनमेंट जोन जो पेंडेमिक के दौरान बनाए गए थे,
अगर कोई आंगनवाड़ी उस कंटेनमेंट जोन में फॉल नहीं करता है तो उसे ओपन कर देना चाहिए, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ दीपिका जगतराम सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप आप अपने नोट्स यहाँ पे बनाते जा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करता है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सर्ट from a judgment, which of the following is not a direction given by a Supreme Court of India? First of all, यहाँ पे एक चीज देखो आप कि आपको नॉट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे नॉट मिस हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सी डायरेक्शन बबीता पुनिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। पहला, विमेन ऑफिसर्स ऑन SSC Short Service Commission with more than 12 years of service who do not opt for being considered for the grant of PC Permanent Commission will be entitled to continue in service until they complete 22 years of पेंशनेबल सर्विस। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। बाकी तीन ऑप्शंस देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि SSC women officers with over 20 years of service who are not granted permanent commission shall retire on pension in terms of policy decision। तो जब भी आपने बबीता पुनिया केस को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे ये बात भी पढ़ी हुई होगी कि पॉलिसी डिसीजन बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि जो भी विमेन ऑफिसर होंगी, ठीक है, जो कि सर्विस में 20 साल से ज्यादा दे चुकी हैं, उनको परमानेंट कमीशन से रिटायर कर दिया जाएगा, उनको रिटायरमेंट लेना रहेगा और उनको जो भी पेंशन के बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। राइट, तो एसएससी वुमेन ऑफिसर विद ओवर 20 इयर्स ऑफ सर्विस हु आर नॉट ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, देखो या तो जो 20 ईयर्स से ज्यादा सर्विसेज की हैं उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया हो या ना किया हो। अगर परमानेंट कमीशन ग्रांट नहीं हुआ है तो उनको रिटायरमेंट लेना होगा, उनको सारे पेंशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नाउ सो दिस इज द करेक्ट वन। सी बोलता है ऑल सर्विंग वुमेन ऑफिसर्स ऑन एसएससी शैल बी कंसिडर्ड फॉर अ ग्रांट ऑफ permanent commission irrespective of any of them having completed 14 years। तो ये तो सही है क्योंकि हमें पता है कि जो बबीता पुनिया केस है वो प्रो विमेन है। राइट, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी विमेन, ठीक है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने 14 साल की सर्विस पूरी की हो, 20 साल की सर्विस पूरी की हो, वो एलिजिबल है परमानेंट कमीशन में जाने के लिए। सो दिस इज अगेन अ करेक्ट आंसर। डी बोलता है short service commission women officer who are granted permanent commission in pursuance of the above directions will be entitled to all the consequential benefits। सही है, अगर आपको परमानेंट कमीशन मिल रहा है तो आपको सारे consequential जो benefits होंगे वो भी मिलेंगे। राइट, अब पहला जो था वो गलत था, क्यों था मैं वो भी बताती हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, women officer on SSC with more than 20 years of service who do not opt for being considered for grant of permanent commission will be entitled to continue in service। ऐसा नहीं है, अगर आपकी 20 साल की सर्विस हो गई है और आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिला है तो आपको रिटायरमेंट लेना होगा। यही एक पॉलिसी डिसीजन था। राइट, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में भी डिस्कस किया। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केस लॉज में क्या डिसाइड हुआ, क्या मेन पॉइंट्स थे वो पता होने जरूरी है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज an easy one. It says the women officers would upset the dynamics in a unit is an ground for denying them permanent commission। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो women officer हैं, वो यूनिट के डायनेमिक्स को अपसेट कर देंगी। इस ग्राउंड पे उनको परमानेंट कमीशन देने से डिनाई कर देना चाहिए। क्या ये इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल जिसका मीनिंग होता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग लाइक ग्राउंड है, क्या ये अनरीजनेबल ग्राउंड है? यस, ये बिल्कुल अनरीजनेबल ग्राउंड है। राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि विमेन ऑफिसर वुड अपसेट द डायनेमिक्स इन द यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज which of the following judgment is not related to equality of opportunity in matter of public employment as guaranteed by the Constitution of India। Right, सवाल ये है कि कौन सा ऐसा चारों में से जजमेंट है जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील नहीं करता है। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आपको ये पता हो कि इन चारों में से
सारे जजमेंट्स में क्या हेल्ड हुआ हो, एटलीस्ट ये पता हो कि जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उसमें क्या हेल्ड हुआ हो, या आपको जो बाकी जजमेंट्स हैं उनमें से पता हो कि क्या हेल्ड हुआ हो, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर तक पहुंच पाए। एक एक करके जजमेंट को देखते हैं। पहला जजमेंट जो यहाँ पे है वो है जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर 2021 का ये जजमेंट है। इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट द कंटेंशन वाज रिलेटेड टू मराठा रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन को लेके एक एक्ट लेके आया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप आउट किया था, स्ट्रक डाउन किया था, ये कहते हुए कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता है। एंड इस एक्ट से जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर एक्सीड कर रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर केस इज रिलेटेड विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड, इंदिरा सोने केस विच इज ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन केस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। अगेन यहाँ पे यही बात की गई थी कि 50% की सीलिंग लिमिट है, स्टेट उससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। एंड इसमें क्रीमी लेयर की बात भी की गई थी, जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं लोग, उनकी क्या क्रीमी लेयर होगी, किस वक्त उनको रिजर्वेशन मिलेगा, क्या उनकी फैमिली इनकम या उनकी खुद की इनकम होगी जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, वो भी इसी पर्टिकुलर केस में डील किया गया था। दैट वाज इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज एम नागराज केस, व्हिच इज अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट decided by the Supreme Court in 2006, right? Now, in this judgment, in the judgment of M. Nagaraj, जो held हुआ था वो ये है कि जो SC या ST मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन मिलता है प्रमोशन में, ठीक है, वो किस बेसिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिस बताए थे कि 3 अगर पॉइंट फुलफिल होते हैं तभी उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स ये हैं कि पहले तो उनकी बैकवर्डनेस को दिखाया जाए कि वो कितने बैकवर्ड हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है स्टेट में, ये भी शो किया जाए। पहला था बैकवर्डनेस, दूसरा था इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड कि ऐसा करने से, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहेगी या इंप्रूव होगी। जब ये तीनों पॉइंट्स प्रूफ हो जाएंगे तभी उनको एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन इट रिलेट्स विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ लास्ट बचा है जो कि आंसर होगा, ठीक है, जो कि है निशा प्रिया भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ना, ये डील करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस से, ठीक है। और इसमें कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट है वो पूरा हो तभी उसे माना जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर ऐसा कुछ होता है जिससे जो विमेन है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, वो सब्जेक्ट होती है प्रेजुडिस, हॉस्टिलिटी या डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड की, तो भी उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, based on the given excerpt, which of the following is correct regarding blanket restriction on women officer in army? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है when it comes to blanket restriction on women officer in army, right? So here ऑप्शंस को देख लेते हैं। इक्वालिटी शुड नॉट एंश्योर दैट वेयर द एक्शन ऑफ स्टेट डज डिफरेंशिएट between two classes of person, it does not differentiate them in an unreasonable or irrational manner. An absolute bar on women seeking criteria on command appointments would not comport with the guarantee of equality under 14 of the Constitution of India, where the army as an instrumentality of the state differentiate between women and men. The burden does not fall on the army to justify such differentiation with reason. An absolute bar on women seeking criteria or command appointments would comply with the guarantee of equality under Article 14 of the Constitution, right? सवाल को समझो, यहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि जो एक्सेप्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन विमेन इन इंडियन आर्मी ऑफिसर इन आर्मी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, जो कि कहता है कि एन एब्सोल्यूट बार on women seeking criteria on command appointment would not comport with the guarantee
of equality under 14 of the Constitution of India. You all know Article 14 deals with equality, और यहाँ पे क्योंकि हम बार कर रहे हैं, एब्सोल्यूट बार लगा रहे हैं women seeking criteria on the command of appointment, तो वो equality, like that is violation of the equality. तो answer B will be the correct. Now, question next question says, the unrelenting continuation of this immoral practice, the globally shared understanding that it constitute a form of violence against women and its potential to damage the very fabric of gender equality and dignity that forms the bedrock of our constitution are all factors that categorically establish prenatal sex determination as a grave offense with serious consequence for the society as a whole. ये कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी? तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो फीमेल फीटिसाइड से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो कि एक ग्रेव ऑफेंस है। पता करना कि जो वोम में चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल, जो कि एक ग्रेव ऑफेंस है, उसके बारे में जो बात ये कही गई थी कि ये एक इमोरल प्रैक्टिस है, कौन से पर्टिकुलर केस में कही गई थी। नाउ केस को देख लेते हैं। पहला है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हिच इज 2021 जजमेंट, राइट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एफआईआर को सिर्फ इसीलिए क्रैश नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति कौन था? अमीश देवगन भाई साहब थे, जो कि एक प्रोमिनेंट टीवी एंकर हैं, तो न्यूज चैनल एंकर हैं। तो क्योंकि एक ये प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, ये एक जाने माने व्यक्ति हैं, सिर्फ इस बेसिस पे इनकी एफआईआर को क्रैश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो केस है वो है एस वनिथा वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु Urban District 2020. Now, this case was related to tribunal under Senior Citizen Act 2007, and it says that it may have the authority to order an eviction if it is necessary and expedient to ensure the maintenance and protection of the senior citizens or parent. However, the overriding effect for remedies sought under Senior Citizens Act 2007 cannot be interpreted to preclude all other competing remedies and protection that are sought to be conferred by DV Act 2005. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही गई थी। नेक्स्ट जो कि आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिसमें फीमेल फीटिसाइड की बात की गई थी वो है रेखा सेनगर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज 2021 जजमेंट, एंड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that while rejecting the bail application of the petitioner who has been charged with allegation of the violation of PCP and DT Act was rejected by the Supreme Court, और Supreme Court ने reject करते वक्त क्या कहा? ये कहा that if any leniency, अगर कोई भी leniency बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे एक्ट्स में, तो ऐसे एक्ट जो है वो सिर्फ एक पेपर टाइगर बचेंगे, मतलब इनका कोई भी एप्लीकेबिलिटी, इनकी कोई लाइक रियल इनका एप्लीकेशन नहीं होगा, राइट। ये एक सिर्फ किताबी रह के बन के रह जाएंगे। इसीलिए ऐसे केसेस में जहां पे फीमेल फीटिसाइड या फिर जहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी चीजें इन्वॉल्व है वहां पे लीनियंसी नहीं देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो केस है वो है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस Mamta Sahu, State of Odisha versus Mamta Sahu का case, which is 2019 judgment. In this judgment, Supreme Court set aside the order of the High Court, quashing the FIR against the accused on the ground that the High Court failed to appreciate the authorization letter. क्योंकि High Court ने ये ground लिया कि High Court जो है उसने वो fail, like Supreme Court में ये ground लिया गया कि जो High Court है वो fail कर गया appreciate करना ऑथराइजेशन लेटर को सिर्फ इस बेसिस पे, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर किसका? हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट ने क्रैश की थी एफआईआर, राइट। आई रिपीट, यहां पे आप समझे हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, क्रैशिंग द एफआईआर। हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर था? एफआईआर को क्रैश करने का ऑर्डर था, ठीक है। अब
मैटर पहुंचा इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं सेटिसाइड करता हूं ये वाला ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया है एफआईआर को क्वैश करने का, इस ग्राउंड पे कि हाई कोर्ट ने फेल किया था, हाई कोर्ट फेल्ड टू अप्रिशिएट द ऑथराइजेशन लेटर इशूड इन फेवर ऑफ तहसीलदार हु कंडक्टेड द रेड ऑन द अल्ट्रासाउंड सेंटर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बेसिस पे, क्योंकि हाई कोर्ट फेल्ड टू अप्रिशिएट द ऑथराइजेशन लेटर, इस पर्टिकुलर एफआईआर जो क्वैश की गई थी उसको ओवररूल कर दिया गया था। राइट नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।